गरीब का जादुई कूलर रिक्शा घर। आओ साहब, बैठो, मेरी रिक्शा में बैठो। शहर के कोने कोने में पहुंचा देगा मेरा ये रिक्शा। आओ आओ भाई साहब, बैठो। कुणाल अपना रिक्शा लेकर चौराहे पर खड़ा होता है, लेकिन कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता। वह काफी देर तक लोगों को अपने रिक्शे में बिठाने के लिए कहता है, लेकिन सभी लोग वहां पर आ रहे एसी बस या फिर मेट्रो का सहारा लेकर चले जाते हैं। कुणाल का गला थक जाता है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता, जिसके बाद वह सुबह से शाम बस इंतजार में ही रह जाता है। बहुत ही मुश्किल से 1 से 2 सवारी उसको मिलती है और मुश्किल से वह पूरे दिन में 100 या 50 रुपए ही कमा पाता है। घर पर मेरा पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा है। मुझे जल्दी से सब्जियां लेकर घर पर पहुंच जाना चाहिए। कुणाल ऐसा सोचकर फौरन कमाए हुए पैसों से सब्जियां खरीदता है और उसके बाद रिक्शा लेकर अपने घर चला जाता है, जहां उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे शेफाली, ये लो, मैं सब्जी लेकर आया हूँ, जल्दी से बना लो। लेकिन सिलेंडर में तो गैस खत्म हो गई है, खाना मैं कैसे बनाऊंगी? हे भगवान, मेरे पास जितने पैसे थे उससे तो मैं सारी सब्जियां लेकर आ गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी लकड़ी ले आता हूँ, तुम चूल्हे पर खाना बना लेना। कुणाल जंगल से लकड़ियां तोड़कर ले आता है, जिसके बाद शेफाली गर्मी में चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू कर देती है और खाना बनने के बाद वह सभी को खाना परोसती है। चलो तुम दोनों भी खाना खा लो। खाना खाते खाते राजू और राधिका अपने माता पिता से कहते हैं, पिताजी, हमारे सभी दोस्त स्कूल जाते हैं, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं जो स्कूल नहीं जाते। हमारा भी मन करता है कि हम स्कूल जाएं। हाँ पिताजी, हम लोग कब स्कूल जाएंगे? जब तुम्हारे पिता बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो तुम्हें अच्छे से स्कूल में भी भेजेंगे। ये मेरा तुम दोनों से वादा है। रात को बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसमें लाइट भी चली जाती है। लाइट जाने की वजह से पूरी रात कुणाल को सही से नींद भी नहीं आती और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसे रिक्शा लेकर जाना पड़ता है। लेकिन फिर से चौराहे पर पहुंचकर वह लोगों को अपने रिक्शे में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन गर्मी की वजह से कोई भी उसके रिक्शा में नहीं बैठता। ओहो, कितनी देर हो गई है, अभी तक एसी वाली बस भी नहीं आई है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। अरे भैया, लेट नहीं होगे, एक काम करो, मेरे रिक्शे में आकर बैठ जाओ, मैं आपको जल्दी आपके दफ्तर पहुंचा दूंगा। अरे नहीं नहीं, बहुत लंबा रास्ता है और मुझे तुम्हारे रिक्शा में गर्मी में मरते हुए नहीं जाना। वो देखो, मेरी बस आ गई। वैभव ऐसा कहकर एसी वाली बस में चढ़ जाता है, जिसके बाद कुणाल वहीं खड़ा रह जाता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह पैसे कमा नहीं पाता। रात को वह सोते समय अपने मन ही मन सोचता है, एक काम करता हूँ, अपने रिक्शे में कूलर लगा लेता हूँ, शायद कूलर की ठंडी हवा से मेरे रिक्शा में लोग बैठना शुरू कर देंगे। अगले दिन कुणाल अपने घर का कूलर अपने रिक्शे में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह कूलर को अपने रिक्शे में नहीं लगा पाता। अरे ये क्या, कूलर तो लगाया है लेकिन इसमें बिजली का सिस्टम कैसे होगा और मैं इस कूलर को चलाऊंगा कैसे? कुणाल ऐसा सोचकर रिक्शा लेकर चौराहे पर पहुंच जाता है, जहां पर कई सारे लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। कुणाल के रिक्शे में कूलर देखकर सभी लोग हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन वह कूलर किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो चलता ही नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ से कुछ कावड़ लेकर लोग जा रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। अरे वाह, ये तो मेरे भोलेनाथ के सेवादार हैं, इनकी मदद नहीं करूंगा तो किनकी मदद करूंगा? कुणाल ऐसा सोचकर उन कावड़ वालों को अपने रिक्शे में बिठाता है और उन्हें अच्छी धर्मशाला तक पहुंचा देता है, जहां पर कावड़ वालों के लिए काफी सारी सुविधाएं होती हैं। आप लोग यहाँ पर प्रस्थान कीजिए, यहाँ पर आपकी सब सुविधाएं होंगी। तुम बहुत अच्छे हो भोलेनाथ, तुम्हारी हमेशा सुनेंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सभी कावड़ वाले कुणाल को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद कुणाल हर रोज कावड़ ले जाने वाले लोगों की मदद करता, जिसके चलते उसे बहुत खुशी मिलती। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत पर ताला लगा हुआ था और वो बहुत ज्यादा दुखी था। एक दिन जब वह खाली हाथ घर लौटता है तो उसके दोनों बच्चे बीमार होते हैं और उसकी पत्नी उससे कहती है, रोजाना आप रिक्शा लेकर जाते हो लेकिन 1 भी रुपए नहीं कमाते हो, ऊपर से आप कावड़ वाले लोगों की मदद भी करते हो और दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी भोलेनाथ आपकी एक नहीं सुन रहे, तो फिर क्या फायदा लोगों की मदद करने का? ये देखो, 2 दिन से खाना ना खाने की वजह से तुम्हारे दोनों बच्चे कितने बीमार पड़ गए हैं। अपने बीमार बच्चों को देखकर कुणाल को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगता है। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वैसे ही उसके सामने भोलेनाथ प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है बालक, मैं तुम्हारी मदद करने
स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ। भोलेनाथ को देखते ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भोलेनाथ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की सारी समस्या खत्म नहीं हो रही है। मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना, मैं अपने परिवार को कुछ भी दे नहीं पा रहा। मैंने कोशिश की कि मैं रिक्शे में कूलर लगाकर लोगों को ठंडी हवा का आनंद दूंगा और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हुआ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रिक्शे को वरदान देता हूँ। जब भी कोई इसके अंदर बैठेगा तो उसे कभी गर्मी नहीं लगेगी। आज से ये कूलर बिना बिजली और बिना किसी और वस्तु के अपने आप एसी की ठंडी हवा देगा। भोलेनाथ ऐसा कहकर कुणाल को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही कुणाल उस रिक्शा में बैठता है, उसके कूलर रिक्शे के अंदर से एसी जैसी ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है। अरे वाह, ये तो बिना ही बिजली से चल रहा है। इसका मतलब अब मेरा ये रिक्शा जादुई कूलर रिक्शा बन गया है। अब तो हर कोई मेरे रिक्शे में जरूर बैठेगा। अगले दिन जब कुणाल फिर से अपना जादुई कूलर रिक्शा लेकर निकालता है तो लोग अपने आप उसके कूलर रिक्शा की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जिसके बाद कुणाल के रिक्शे में बैठने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। वो एक एक बार में 6 लोगों को अपने रिक्शे में बिठाता और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अरे वाह, तुम्हारा रिक्शा तो इतना ठंडा है कि इतनी गर्मी में निकलने का मन ही नहीं करता, और तुमने बहुत जल्दी ही मुझे आज ऑफिस भी पहुंचा दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। चलिए मैं औरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दूं। कुणाल अपना रिक्शा लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसे फिर से कुछ कांवड़ ले जाते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं और वो फिर से उन्हें फ्री सेवा के लिए अपने रिक्शा में बिठा लेता है और उन्हें किसी अच्छी जगह पहुंचा देता है जहां पर उनके रहने और उनके खाने पीने की सुख सुविधाएं उन्हें मिल सके। इस प्रकार वह कई सारे लोगों की मदद करता है और अब वह अच्छा खासा कमाने लगता है, जिसके चलते वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल में डाल देता है। एक एक करके उसकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। आज मेरे जादुई कूलर की वजह से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई और ये सब मेरे भोलेनाथ की वजह से हुआ है। ये देखो शेफाली, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारी सारी साड़ियाँ फट गई हैं और ये 4 साड़ियाँ तुम्हारे लिए नहीं लेकर आया हूँ। बताओ बताओ कैसी है? ये तो बहुत प्यारी है जी, लेकिन अचानक से इतनी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी? अरे अब तुम देखती जाओ, मैं एक एक करके अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा और तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो मैं कई साल से देना चाहता हूँ। कुणाल अपना जादुई रिक्शा चला चला कर अपने परिवार का बहुत अच्छे से गुजारा करता है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सुजाता अपने 5 बेटों को लेकर सीमा के घर आती है। नमस्ते बहन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये मेरे 5 बेटे हैं और इन्हीं का रिश्ता लेकर मैं आपके पास आई हूँ। सीमा सुजाता के 5 बेटों को देखती है और फिर सुजाता को देखती है, जिसके बाद वो उन्हें बैठने के लिए कहती है। उनके लिए पानी लेकर आती है। बहन जी, ये लीजिए, पानी पीजिए। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरी बेटियों को आपके 5 बेटे पसंद तो है, लेकिन वो कह रही थी कि अगर वो 5 आपके घर में शादी करके चली जाती हैं तो लोग उन्हें बोनी सास के नाम से चिढ़ाएंगे और फिर हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी भी आपकी ही तरह बोनी हो जाए। ये सब फिर उनके बच्चों को सहन करना पड़ेगा, जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही सुजाता के 5 बेटों को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन सुजाता उन्हें इशारे से चुप करा देती है। कोई बात नहीं बहन जी, आपको और कोई लड़के मिल जाएंगे। सुजाता ऐसा कहकर अपने बेटों के साथ वापस घर आ जाती है, जिसके बाद उसके 5 बेटे उससे कहते हैं, माँ, अगर इस तरह आपको हमारी शादी करनी है तो हम शादी नहीं करेंगे। आप खुद सोचो कि लोगों की सोच कितनी गंदी है, वो भी आपको लेकर। फिर ऐसी लड़कियों से हम शादी क्यों करें जिन्हें हमारी माँ की छोटी हाइट से परेशानी हो? देखो माँ, अगर आप इस घर में बहू लेकर आना चाहती हैं तो वो संस्कारी और समझदार होनी चाहिए। माँ, आपने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय हमारी शादी के, लेकिन हम ऐसी लड़कियों से शादी कभी नहीं करेंगे जिन्हें हमारी माँ का सम्मान करना नहीं आता हो। माँ, आप हमारे लिए रिश्ते मत ढूंढिए। हम हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर और आपकी सेवा करेंगे। कभी आपको बहू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बेटों की ऐसी बातें सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन 5 को गले से लगा लेती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुजाता के 5 बेटे एक पार्क के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी वहां से 5 लड़कियां वॉकिंग करके जा रही होती है। देखो देखो,
वो 5 लड़के कितने हॉट और हैंडसम है। हाँ यार, तूने बिल्कुल सही कहा। काश ऐसे लड़के हमारे पति बन जाते। मुझे तो इनकी हाइट और इनके चलने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, लेकिन मैं इन्हें पहचान रही हूँ। ये वही है ना जिनका रिश्ता इनकी माँ हमारे घर पर लेकर आई थी। अरे तुम भूल कैसे सकते हो? हमारी माँ ने हमें बिना बताए इनका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था। मुझे याद है, वो 5 भी तो आए थे, लेकिन जब इतने अच्छे लड़के थे तो माँ ने हमारा रिश्ता कैंसिल क्यों कर दिया? हमें माँ से ये सब पूछना चाहिए। काजोल की बात सुनकर उसकी चारों बहनें उसकी बात पर सहमत होती है। वो 5 वापस अपने घर लौटने के बाद अपनी माँ से इस सवाल को पूछते हैं, जिसका जवाब सीमा उनसे कहती है। बेटी, तू तो जानती हो कि मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी बात की कोई तकलीफ हो। देखो, दरअसल बात यह है कि इन 5 लड़कों की माँ बहुत बोनी है और उन 5 लड़कों की लंबाई उनके पिता पर गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें तुम्हारी सास के चलते चिढ़ाए या तुम्हारा अपमान करे। लेकिन माँ, हमसे एक बात पूछ तो लेते आप। हमारी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और फिर कोई किसी के लिए कुछ भी कहे, उससे अच्छा है कि इंसान अच्छा होना चाहिए। उन लड़कों का रिश्ता आपने मना कर दिया, लेकिन सोचो, उनकी माँ इतनी अच्छी है और वो लड़के खुद भी कितने अच्छे हैं। उस घर में जाकर हम 5 कितनी खुशी से रहेंगी। मुझे माफ करना मेरी प्यारी बेटियों, मैंने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आज ही सुजाता बहन के घर जाऊंगी और तुम्हारे लिए रिश्ता मांगूंगी। ऐसा कहकर सीमा शगुन की थालियां तैयार करती है और उन्हें लेकर सुजाता के घर पहुंच जाती है, जहां वो सुजाता से तहजीब से माफी मांगती है और उससे रिश्ते की मांग करती है। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है बहन, मेरी 5 बेटियों को स्वीकारो और रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। सुजाता रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अपने 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से करवा देती है। सुजाता अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करती है, जहां उसकी 5 बहुएं घर में आती है और सबके साथ घुल मिल जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुजाता के घर पर आए हुए कुछ मेहमान सुजाता की इतनी अच्छी बहुओं को देखकर आपस में एक दूसरे से चुगलियां करना शुरू कर देते हैं। बाप रे बाप, इस सुजाता की तो लॉटरी लग गई। देखो ना, कितनी अच्छी बहू मिली है इस बोनी औरत को। इतनी अच्छी बहू कैसे मिल सकती है? मुझे तो लगता है इन 5 लड़कियों में ही बिल्कुल भी दिमाग नहीं। अगर दिमाग होता तो भला इस बोनी औरत के घर पर शादी करके थोड़ी आती। अब तुम सोचो ना, अगर इनके बच्चे हुए और हमारी सुजाता बहन का परछाव इन बेचारों के बच्चों पर पड़ गया, तो वो भी बोने ही रह जाएंगे। सही कहा बहन तुमने, आखिर खानदान का परछावा तो बच्चों पर पड़ता ही है। अगर कोई बच्चा बौना निकल गया तो फिर उसे भी दुनिया की इसी तरह की जलीलियत सहन करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब सुजाता सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। ये सब उसकी 5 बहुएं भी सुन लेती है। सुनने के बाद जरा भी उसे बर्दाश्त नहीं करती है और वो फौरन उन सभी औरतों के पास आ जाती है और उनसे कहती है, आप सभी लोगों को अपनी खूबसूरती का, अपनी हाइट का और अपने अच्छे दिखने का बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन ऐसा घमंड होने का क्या फायदा जब आपके अंदर अच्छाई ही ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी सास बोनी है और उनका परछावा हमारे आने वाली पीढ़ी पर पड़ सकता है। अरे अगर हमारी आने वाली पीढ़ी बोनी भी होती है तो हम उसके अंदर संस्कार अच्छे डालेंगे। किसी की हाइट या किसी के छोटेपन से हम उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते या फिर उससे नफरत नहीं कर सकते। हमारी सास का दिल देखो, वो हम 5 से बहुत प्यार करती है और उन्होंने अपने 5 बेटों को भी बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया है। क्या आप सभी ने ऐसी परवरिश की है कभी अपने बच्चों की? हमारी सास जैसी भी है हमारे लिए बहुत अच्छी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई अपना ओपिनियन यहाँ आकर रखे। लगता है आप सभी को हमारी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज का समारोह यही खत्म होता है और आप सभी अपने घर जा सकते हैं। सुजाता की 5 बहुओं के जवाब से शादी और पार्टी में आए हुए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनसे चिढ़ने वाले लोग अपना मुंह बनाकर वहां से फौरन निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से मोहल्ले से लेकर पूरे गांव तक सुजाता को बौना कहने वाले हर इंसान के मुंह पर ताला लग जाता है
इस बात की सुजाता को बहुत खुशी होती है। मेरी बोनी हाइट की वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था और मेरे सर पर मेरे 5 बेटों का बोझ था। जैसे मेरे 5 बेटों ने मुझे समझा, बहू के नाते मुझे बहुत अच्छे से समझा और मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए बहुत गर्व होता है। आज तुम्हारी वजह से ही गांव का कोई भी इंसान मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाता। अरे माँ जी, ये सब तो होना ही था। एक ना एक दिन तो इन सभी लोगों के मुंह बंद करवाने ही थे। अरे माँ जी, चिंता मत करो, आपकी धाकड़ बहू के होते हुए आपको कोई चू भी नहीं कर पाएगा। ऐश्वर्या की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद सुजाता अपनी 5 बहुओं के और 5 बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उसे किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था।